हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। तो जैसा कि हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। और फ्रेंड्स, यह हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि विलोम शब्द उसी व्याकरण कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम शब्द सर्वनाम होगा और विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्रियापद होगा। तो ये जो कुछ पॉइंट थे इम्पोर्टेंट विलोम शब्द के बारे में। और उपसर्ग का विलोम शब्द उपसर्ग ही होगा। तो यहाँ देखते हैं अल्प। अल्प का मतलब होता है कम। तो बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ, ये इसके विलोम शब्द हो गए हैं। बहु यानी ज़्यादा, प्रचुर भी प्रचुर मात्रा में, महा जैसे, मगर सबका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे महानगर, तो मतलब कहने का मतलब ज़्यादा है, यहाँ अल्प है, यहाँ ज़्यादा है। अति, दीर्घ यानी तो यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। मगर सबके हर शब्द अपना एक अलग अर्थ में प्रयोग होगा। यहाँ अमर, इसका होगा मर्त्य। अमर का है जो हमेशा अमर रहने वाला इंसान। मर्त्य यानी समझ सकते हो। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक यानी कम अल्प यानी कम संख्या में, बहुसंख्यक यानी ज़्यादा संख्या में। अंत, आदि, अंत का मतलब होता है जैसे अंत हो गया, ख़त्म हो गया। आदि, अनंत, ठीक है। अनुज, अनुज माने छोटा, अग्रज माने बड़ा। अंतरंग, बहिरंग, अंतरंग, बहिरंग। अनित्य और नित्य। अदृश्य जो न दिखाई देता हो, दृश्य यानी दिखाई देता हो। अल्पज्ञ यानी बहुत कम, बहुज्ञ यानी ज़्यादा। असीम और ससीम। अभिमानी और निरभिमानी। अभिमानी जो इंसान अभिमान करता हो, निरभिमानी जो अभिमान नहीं करता हो। अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। अंतर जो अपने मन में कुछ अजीब सा चल रहा हो, मन अशांत सा हो, उसे कहते हैं अंतर्द्वंद। जैसे कभी कभी दो चीज़ों में हम फंस जाते हैं, तो एक चीज़ का जब हमें चुनाव करना होता है उसे कहते हैं अंतर्द्वंद। और ये फिर इसी का उल्टा हो जाएगा बहिर्द्वंद यानी बाहर का। अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी। दो, एक तो इंसान इस तरह का होता है जो कि मतलब जैसे कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं। बहिर्मुखी जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, अंतर्मुखी कम बोलने वाले। अतिथि जो आने वाले रिश्तेदार, गेस्ट। और आतिथेय यानी जाने वाले। अधम और उत्तम। अध्यवसाय और अनध्यवसाय। अधोमुख, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये इसका विपरीत हो जाएगा। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अघतन का हो जाएगा अनधतन, पुरातन। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, अनधिष्ठित। अर्जित, अर्जित का हो जाएगा अनअर्जित, इसमें अ उपसर्ग लग जाएगा। अर्पण का हो जाएगा ग्रहण,
हम फूलों को क्या करते हैं, देवी देवताओं पर अर्पण करते हैं। और ग्रहण, जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं, ग्रहण करते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अवरोह, आरोह, अवन, अंबर, अल्पायु, चिरायु। अल्पायु होने से कम उम्र, और चिरायु माने अधिक उम्र। अनिवार्य, अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक और निवार्य, ये इसके विलोम हो जाएंगे। यहाँ शब्द है अघ, इसका हो जाएगा अनघ, यहाँ अ उपसर्ग लगा हुआ है। अनुनासिक और निर्नुनासिक, तो यहाँ निर उपसर्ग लगा हुआ है। अदोष, सदोष। अनुकूल, प्रतिकूल, अपेक्षा, उपेक्षा। अधूरा, पूरा, अमीर, गरीब, अघोष, सघोष या घोष। अलभ्य, लभ्य, प्राप्य। अकर्मक, अलभ्य, लभ्य, प्राप्य। अकर्मक, सकर्मक। अवर का हो जाएगा प्रवर। असूया, अनसूया, अनुपसर्ग लगा हुआ है। अनुरूप, प्रतिरूप, यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है। अवशेष, निह उपसर्ग लगा हुआ है, निःशेष। अवशेष, निःशेष। अकाल का हो जाएगा सुकाल। अकाल, जहाँ अकाल पड़ जाता है, जैसे कि कहीं कोई आपदा आ जाती है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, और वहाँ पर लोग खाने पीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ अकाल हो जाता है। सुकाल, सुकाल का तो मतलब यही है कि हम अच्छे से खा पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई विपदा नहीं है। अरुचि, जब कोई काम करते हैं और उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। सुरुचि, जिस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जहाँ करने का हमारा मन होता है। अनुराग का हो जाएगा विराग। अंधेरा, उजाला। अवेच्छा, अनवेच्छा। अवेच्छा, अनवेच्छा। अस्तित्व, अनअस्तित्व। अर्श, फर्श। अंतिक, दूरांतिक। अहंकार, अनअहंकार। अपना, पराया। अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप। अभिसरण, अपसरण। अपेक्षित, अपेक्षित का हो जाएगा उपेक्षित या फिर अनपेक्षित। अनुग्रह का हो जाएगा दंड या कोप। आह का हो जाएगा अनंत्य। आकांक्षा, अनाकांक्षा। आनंद, विषाद, शोक। आविर्भूत, तिरोभूत या फिर तिरोहित हो जाएगा इसका। आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा। आप्त का हो जाएगा अनाप्त। आत्मीय का हो जाएगा परकीय। आग का हो जाएगा पानी। आधा का पूरा। आर्य का अनार्य। आवर्तक का हो जाएगा अनावर्तक। आस्तिक का हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक। आदरणीय का हो जाएगा अनादरणीय। आक्रमण का हो जाएगा प्रतिरक्षा। आरूढ़ का हो जाएगा अनारूढ़। आडंबर का हो जाएगा सादगी। आलसी का हो जाएगा कर्मठ, कर्मण्य, कर्मठ। आदृत का हो जाएगा अनादृत। आदर का हो जाएगा अनादर। आत्मविश्वास का हो जाएगा आत्म संशय। अभी आप लोगों को ये बहुत सरल सरल लग रहे होंगे, मगर कठिन वाले आने वाले हैं। आकाश का हो जाएगा पाताल। आगामी का हो जाएगा प्रगामी। आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। आस्था का हो जाएगा अनास्था। तो यहाँ पर आप इनकी जो बर्तनी शुद्धि है वो भी आप देखते चलें, क्योंकि
वो जब वो 4 ऑप्शन दे देता है तो वर्तनी शुद्धि जरा सी मिस्टेक है जो हमें समझ में नहीं आ पाती है। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, आहत का हो जाएगा अनाहत, आलोक का हो जाएगा तमस या फिर तिमिर, आहूत का हो जाएगा अनाहूत, आरोहण का हो जाएगा अवरोहण, आक्रामक का हो जाएगा आक्रामित, आत्मनिर्भर का हो जाएगा अनुजीवी या परजीवी, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, अनाकर्षण, प्रतिकर्षण या फिर अपकर्षण। तो इसके ये यहाँ पर आकर्षण के ही हो जाएंगे, ये इनको देख सकते हैं अच्छे से। आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक या फिर सांसारिक, आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बाह्य यानी बाहर, आभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य, आदिष्ट का हो जाएगा निषिद्ध निषिद्ध, आदान का प्रदान, आधार का हो जाएगा आधेय या लंब लंब, आरंभ का हो जाएगा समाप्त, आजादी का हो जाएगा गुलामी। आय और यहाँ हो जाएगा व्यय। आय, व्यय का मतलब होता है खर्चा करना, आय का मतलब होता है जो हमारी आमदनी होती है, जो हम कमाते हैं। आर्द्र का हो जाएगा शुष्क अनार्द्र, आर्द्र शुष्क। आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, इच्छा अनिच्छा, इच्छित का हो जाएगा अनिश्चित या फिर अनचाहा। इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट, इंसान का हो जाएगा हैवान, इत का हो जाएगा अथ, ईश्वर जीव या फिर अनीश्वर, ईस का हो जाएगा अनीस, ईशान का हो जाएगा निरत्य, ईद का हो जाएगा मुहर्रम, ईद का हो जाएगा मुहर्रम। ईहा, ईहा का हो जाएगा अनीहा, इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित, उद्गम का हो जाएगा विलय या फिर विलोपन, ऊधम का हो जाएगा आलस्य, उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय, उत्थान का हो जाएगा पतन, उन्मेष का हो जाएगा निमेष या फिर निमेष, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन, उन्मत्त का हो जाएगा स्थिर चित्त, उत्तर का हो जाएगा दक्षिण या फिर निरुत्तर, ऊंचा का हो जाएगा नीचा विलोम हो जाएगा इसका, उद्विग्न अनिश्चित का हो जाएगा निश्चित, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, उपसर्ग का हो जाएगा प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के बाद में प्रयोग होते हैं। उन्मुख का हो जाएगा विमुख, उद्दत का हो जाएगा विनत, उन्नयन का हो जाएगा अवनयन, उर्वर जो भूमि उपजाऊ होती है उसको उर्वर कहते हैं, और अनवर या बंजर जिस पर कुछ उगाया नहीं जाता हो, बंजर पड़ी रहती है। ऊधमी जो ज़्यादा ऊधम करते हैं बच्चे, खेलते हैं। निरुधम जो शांत स्वभाव के होते हैं। उदय और अस्त, सूरज जब उदय होता है निकलता है, उदय होता है, अस्त यानी जब सूरज छिप जाता है। उपादेय अनुपादेय, उदार अनुदार, उत्पत्ति और विनाश। ऊष्मा शीतलता, ऊर्ध्व अध या अधर, ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऋजु और वक्र, रथ अनरथ। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा और ऋजु का मतलब होता है सीधा। ऋणात्मक और धनात्मक, रिद्धि और विपन्न। ऋणग्रस्त का हो जाएगा ऋण मुक्त। एड़ी, एड़ी जो हमारे पैर की एड़ी होती है, और चोटी, एड़ी का एड़ी चोटी। एकाधिकार अनेकाधिकार, एकांगी सर्वांगी। एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, एक श्रुत का हो जाएगा बहुश्रुत, एक निष्ठ का हो जाएगा सर्वनिष्ठ, ऐषणा का हो जाएगा अन,
अनेषणा। ऐक्य का हो जाएगा अनेक्य। ऐश्वर्य क्या हो जाएगा अनैश्वर्य। ऐच्छिक, पारलौकिक या फिर दैविक। ऐतिहासिक का हो जाएगा अनैतिहासिक। ओजस्वी का हो जाएगा निस्तेज। ओछा का हो जाएगा गंभीर। ओत प्रोत का हो जाएगा विहीन। औसत का हो जाएगा दत्तक। औचित्य का हो जाएगा अनौचित्य। औपचारिक, अनौपचारिक। औदार्य का हो जाएगा अनौदार्य। कर्कश का हो जाएगा कोमल। कच का हो जाएगा अकच। कदाचित का हो जाएगा निश्चित। काला का तो सफेद है। क्रोध का हो जाएगा क्षमा। कीर्ति का हो जाएगा अपकीर्ति। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतधन। करुण का हो जाएगा निष्ठुर। और कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल। कुलदीप का हो जाएगा कुलांगर। कल्पनातीत कल्पनीय। कलयुग का हो जाएगा सतयुग। कर्मठ का हो जाएगा अकर्मठ। कर्मठी का हो जाएगा आलसी। कृत्रिम का हो जाएगा स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक। कृत्रिम माने बनावटी। और कालातीत माने अनतीत। खंडन का हो जाएगा मंडन। खरा का हो जाएगा खोटा। खिलना का हो जाएगा मुरझाना। खगोल का हो जाएगा भूगोल। खेचर का हो जाएगा भूचर। खास का हो जाएगा आम। गुरु का हो जाएगा शिष्य, शिष्य या लघु। गृहस्थ का हो जाएगा ब्रह्मचर्य या सन्यासी। तो यहाँ सन्यासी की बर्तनी पूछ लेता है, तो यहाँ बिंदी भी आएगी और ना भी आएगा सन्यासी। गत का हो जाएगा अगत। पद्ध, गद्ध का हो जाएगा गद्द और पद्ध। गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। ग्राम्य का हो जाएगा नगर। गरीब का हो जाएगा अमीर। गुरुत्व का हो जाएगा लघुत्व। गूढ़ का हो जाएगा प्रकट। गति का हो जाएगा अवरोध। ग्रहित का हो जाएगा त्यक्त त्यक्त। ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। ग्रथित विकीर्ण। गुप्त का हो जाएगा प्रकट। गौरव का हो जाएगा लाघव। ये पूछा गया है गौरव का लाघव। घोष का हो जाएगा निर्घोष अघोष। घटाना का हो जाएगा बढ़ाना। घटक का हो जाएगा समुदाय। घात का हो जाएगा प्रतिघात। घरेलू का हो जाएगा बाहरी या फिर वन्य। चतुर का हो जाएगा मूढ़। चोर का हो जाएगा साधु। चर्चित का हो जाएगा अचर्चित। चांचल्य का हो जाएगा स्थैर्य। तो फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो ये भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो पूछा हुआ है यूपीपीसीएस प्री में पूछा है 2013 के हैं। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य। तो यहाँ देखते हैं, इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के लिए क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता या फिर लिप्तता है या फिर निष्कपटता है या डी निपटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा महान व्यक्तियों भौतिक वस्तुओं के लिए पाई जाती है क्या? निर्लिप्तता। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। ए, रेखा ने भोजन कर ली है। तो ये तो गलत है, कर ली है। बी, रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत हो जाएगा। सी, रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत हो जाएगा। रेखा भोजन किया, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ई,
रेखा ने भोजन किया। तो यहाँ सही है, रेखा ने, यहाँ कर्ता भी सही है, भोजन किया क्रियाकर्ता के हिसाब से ये सही है। ये इसका ई आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह आंखों से देखी घटना है। बी, यह आंखों देखी घटना है। सी, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। डी, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। सी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। डी, आइंस्टीन के पास देवीय बुद्धि थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आइंस्टीन के पास में विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, दही खट्टी है। बी, दही खट्टा है। सी, दही खटास है। डी, दही खटाई है। तो ये तो वैसे भी गलत लग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दही हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दही खट्टा है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, सुरेश को एक पाती लिखना है। बी, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी, सड़क पर बहुत भीड़ है। सी, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। डी, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अशुद्ध पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए आंसर इसका सही हो जाए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 61, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है? ए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सी, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। डी, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, गुरु आ रहा है, गलत, गुरु आ रहे हैं। सी, गुरु आ रहे हैं। डी, गुरुजी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु। यहाँ मात्रा की दृष्टि से इसको सही माना है, गुरु आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था। बी, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी, ये बी। सी, वह आदमी गरीब था। डी, था गरीब वह आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह आदमी गरीब था। यहाँ वह गरीब आदमी था, तो यहाँ पर यह वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। बी, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख की प्राप्ति होगी। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। बी, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। सी, शिकारी उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला। डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने बचपन में देखा था कि जो मेरे पड़ोस में नानी लगती थी, वो चलाती थी चरखा। नेक्स्ट, ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। ए, कारवां। बी, जत्था। सी, काफिला। डी, बेड़ा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या प्रयोग किया जाएगा, जरा करके देखते हैं। ऊँटों का कारवां जा रहा है, क्या ये सही हो जाएगा? बी, क्या जत्था सही हो जाएगा? ऊँटों का जत्था जा रहा है। सी, ऊँटों का काफिला जा रहा है। डी, ऊँटों का बेड़ा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, हम इसमें सी, काफिला का प्रयोग करेंगे। ऊँटों का काफिला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। सी, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। डी, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनाधिकार अनाधिकार नहीं होगा, यहाँ तीनों में अनाधिकार अनाधिकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। सी, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो यहाँ भाग 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 दिया है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अधिकांश तो इसी में आ जाएगा, अधिक का अंश गंवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। बी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। सी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। सही आंसर हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ए, यह रूमाल अच्छी है, गलत। बी, उसकी दही खट्टी है, ये अभी हमने बताया था, ये भी गलत हो जाएगा। सी, कई हाथियां जा रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसका डी हो जाएगा, उसका मकान बहुत अच्छा है। शुद्ध पूछ रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी, श्याम सज्जन आदमी है। सी, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी, UPRO स्पेशल प्री 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मेरा इस क्वेश्चन को रखने का मात्र उद्देश्य ये था कि
पूर्वावलोकन से आपको पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है। ए, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी, राम गाते गाते सरोवर तक गया। सी, वह प्राय मेरे यहाँ आता था। डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स, यही वाक्य आपका अशुद्ध है और यही हमारा अशुद्ध का भाई अशुद्ध, यही सही हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। बी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। डी, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। अशुद्ध पूछा है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होना जरूरी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। ए, पेड़ की पत्ता गिरी। गलत हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी गलत हो जाएगा। सी, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, तो ये भी तीनों ही गलत हो रहे हैं। डी, पेड़ से पत्ता गिरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पेड़ से पत्ता गिरा ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें अपादान कारक है, अलग होना दिखाया गया है। जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो उसे हम अपादान कारक से समझते हैं। जैसे गांव से वह चला गया या पहाड़ों से नदी निकलती है, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है।